अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इकनॉमिक्स लेवल एम चैप्टर नंबर 1 ये पार्ट 2 है। मैं आपको मैक्रो इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इस पार्ट में बताऊंगा। पहला है इकनॉमिक ग्रोथ। इसका जिक्र हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं कि कौन कौन से हैं। वो फंडामेंटल 6 मैक्रो इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उनमें से पहला है इकनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट्स ट्राई टू कंट्रोल स्कार्सिटी एंड मिनिमाइज its effect by best utilizing the available resources to produce an adequate output level। गवर्नमेंट्स ट्राई करती हैं कि स्कार्सिटी पे कंट्रोल किया जा सके और उसके जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके जितने भी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सके। अब ये जो स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं होता, हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स के साथ नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट के साथ भी होता है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन उसकी नीड वांट वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो इस सेंटेंस में वो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ट्राई करती है कि स्कार्सिटी और उसके जितने इम्पैक्ट्स हैं ना, उसको कंट्रोल करे, मिनिमाइज़ करे बाय बेस्ट यूटिलाइजिंग। किस तरह मिनिमाइज़ करें? बेस्ट यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको तो एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करें ना। ऐसा ना हो कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे तरीके से आइडियल पोजीशन पे जाके उनको यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके कंट्री के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इकनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। इकनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन को समझने से पहले इकनॉमिक ग्रोथ है क्या, आपको जीडीपी का पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक ऐसी टर्म है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप अक्सर सुनते होंगे। जीडीपी के नाम से इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहले मैं आपको जीडीपी समझाता हूँ, फिर उसके बाद इकनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी क्या है? इस जो है ना, यहाँ पे वो लिख रहे हैं इट इज़, मैं इसे क्योंकि जीडीपी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए भी चीज़ नहीं बोल रहा। इट इज़ द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ईयरली इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में एक साल के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स बनी हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, फाइनल गुड, इंटरमीडिएरी गुड नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि फिनिश्ड गुड, फाइनल गुड। एक गुड होती है ना, यानी वो बनना स्टार्ट हुई है और साल ख़त्म हो गया है, वो इंक्लूड नहीं होगी, यानी वो वर्क इन प्रोसेस में, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। एक ऐसी गुड है जो बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है, यानी पूरे साल में, साल के शुरू में वो बनना स्टार्ट हुई थी, साल के दरमियान में या 1 महीने में, 2 महीने में, यानी वो कंप्लीट हो गया, पूरे साल के अंदर अंदर वो बन के कंप्लीट हो गई है, वो उन गुड की वैल्यू लेंगे। फिनिश्ड गुड, फाइनल गुड्स यानी जो फाइनल हो चुकी हैं, एंड सर्विसेज, उन तमाम गुड्स की जब वैल्यू लेंगे ना तो वो हमारा होगा जीडीपी। अब जीडीपी क्या है, दोबारा सुनाए। जीडीपी मतलब जितनी भी गुड्स बनाई जा रही हैं, फाइनल गुड्स, फिनिश्ड गुड या सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं किसी भी एक कंट्री में एक साल के अंदर अंदर, उनकी वैल्यू लगाना, यानी उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू होती है, जो उनकी सेलिंग प्राइस होती है, आप ये समझ लें उनकी सेलिंग प्राइस, उस सब को ऐड कर लेना। जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी गुड्स बनी है कंट्री के अंदर, उन सब को ऐड कर देना, वो आपका रियल जीडीपी होता है। अच्छा जी, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में एक कंट्री में जितने भी गुड्स बनी है, फाइनल गुड, फिर मैं जोड़ रहा हूँ, ये लफ्ज़ बहुत अहम है, फिनिश्ड गुड या फाइनल गुड आप कह सकते हैं इसे, गुड या सर्विसेज, उनकी वैल्यू लगाना, उनकी वैल्यू जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। तो उम्मीद है आपको जीडीपी की समझ आ गई होगी। जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, आगे और भी इसकी शाखें हैं, बेस यही होती है जीडीपी। तो आगे आने वाले अगर किसी चैप्टर्स में इसकी डिटेल आई तो फिर उस पर मैं ज़िक्र करूँगा। नहीं, शायद इस बुक में नहीं, अगर हुई तो मैं फिर डिटेल में इसको भी पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। फ़िलहाल इतनी डेफिनेशन आप लोगों के लिए काफ़ी है कि एक कंट्री में एक साल के अंदर अंदर जितनी भी फाइनल गुड या सर्विसेज बनी है उनकी वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी का बढ़ना, हर साल बढ़ना, इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। यानी एक साल जीडीपी मिसाल के तौर पे 1 अरब है, अगले साल 1.5 अरब हो गई है,
उससे अगले साल 2 अरब हो गई है। तो ये इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकनॉमिक ग्रोथ इज़ व्हाट? इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी का बढ़ना। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। इकनॉमिक ग्रोथ इज़ अचीव्ड व्हेन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अब वो जीडीपी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो है, ये कॉमे या जो कॉमे के बाद विच है और ये इंक्रीजेस से पहले कॉमा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? जीडीपी को। ये मैं आपको बता चुका, ठीक है ना, तो इसे दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा। इकनॉमिक ग्रोथ कब अचीव होगी? जब रियल जीडीपी इंक्रीजेज, जब रियल जीडीपी इंक्रीज होती है। अभी मैं यही तो मैंने आपको बताया कि इकनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी का इंक्रीज होना, ठीक है ना, बढ़ना, इसे इकनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है और इकनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ है। जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर जीडीपी कम हो रही है तो मतलब इकनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है ना, क्योंकि जीडीपी कम हो रही है। एक साल 1 अरब थी, उससे अगले साल जो है जीडीपी आधा अरब हो जाए तो इकनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि इकनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक जीडीपी के बढ़ने के साथ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े तो फिर उसके फ़ायदे क्या होते हैं। अलाउइंग पीपल टू बेनिफिट फ्राम एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होती है। ड्यू टू, क्यों इंक्रीज़ होती है? एक तो ये पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने से लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन देयर इनकम, इंक्रीज देयर इनकम्स, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। जब पूरी एज अ होल इकोनॉमी बढ़ रही हो, यानी जीडीपी पूरे कंट्री का बढ़ रहा हो, तो तमाम जो उस कंट्री में जितने भी लोग होते हैं ना, उन सब की इनकम्स बढ़ रही होती हैं। जब उनकी इनकम बढ़ रही होती हैं तो फिर वो महंगी महंगी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इन्हांस कर रही होती है। एंड एबिलिटी टू असेस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो फिर उनके पास एबिलिटी है कि वो ज़्यादा गुड्स भी लें, महंगी गुड्स भी लें, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा देता है बोथ द टोटल आउटपुट। अब जहाँ जहाँ ये वर्ड टोटल आउटपुट आएगा ना, या टोटल नेशनल आउटपुट, इसका मतलब जीडीपी ही होता है। जीडीपी का दूसरा नाम ऐसे समझो ये है टोटल नेशनल आउटपुट या टोटल आउटपुट, यानी पूरी कंट्री की बात कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ जीडीपी की बात हो रही है। जहाँ भी टोटल आउटपुट या टोटल एग्रीगेट आउटपुट भी आ सकता है यहाँ पे, एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट नेशनल आउटपुट, उन सब का मतलब जीडीपी ही होता है। तो बात दोबारा पढ़ते हैं क्या है। देयरफॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज बोथ द टोटल आउटपुट, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होता है, आउटपुट आपकी बढ़ रही होती है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो रही है ना, अदरवाइज तो नहीं हो रही। एंड इनकम, और लोगों की इनकम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मुल्क जो है ना अमीर होता जाता है तो वहाँ उसके बाशिंदे भी फिर अमीर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अमीरी और गरीब, कौन सा मुल्क अमीर है कौन सा गरीब है, उसका ताल्लुक जो है ना जीडीपी के साथ है। जीडीपी एक पैमाना है, उससे परखा जाता है कि कौन सा मुल्क ज़्यादा अमीर है, कौन सा थोड़ा उससे कम अमीर है। तो इस वक्त अमेरिका का जीडीपी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा अमीर समझा जाता है, और वहाँ के लोगों की इनकम भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, और वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर है, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से क्या होता है, जीडीपी बढ़ रहा होता है, या ऐसे समझ लो जीडीपी के बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक जीडीपी के साथ है, यानी आउटपुट के साथ है, और लोगों की इनकम भी बढ़ रही होती है। लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है। आगे वो कहता है प्रोवाइडेड, शर्त लगा रहा है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट्स कंट्रोल इन्फ्लेशन, बशर्ते कि गवर्नमेंट जो है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। देखें, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, आउटपुट बढ़ना स्टार्ट होता है, टोटल आउटपुट, जीडीपी बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो इसके साथ साथ एक बीमारी भी लग जाती है। वो क्या? वो इन्फ्लेशन की बीमारी है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन की एक बीमारी लग जाती है, तो उस इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना होता है। गवर्नमेंट ये तो चाहती है कि उसका जीडीपी बढ़े, लेकिन ये नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन भी हो, ठीक है ना। यानी ये एक फ़ायदा, एक चीज़ फ़ायदा हो रही है वो ठीक है, उस फ़ायदे के साथ कुछ ना कुछ बीमारी भी लग जाती है, वो बीमारी इन्फ्लेशन की होती है। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन जीडीपी चाहती है बढ़े, और इन्फ्लेशन चाहती है कि ना बढ़े, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो,
ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को बिल्कुल आप ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें तो वो तो फिर पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, नहीं, उससे ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल, इसलिए उसने वर्ड कंट्रोल का किया है, ठीक है ना। यहाँ मिनिमाइज़ कर सकता था वो वर्ड, ठीक है ना, बिल्कुल उससे इरेडिकेट का वर्ड उसने यूज़ नहीं किया कि बिल्कुल ख़त्म कर देती है गवर्नमेंट, नहीं, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करती है और इकनॉमिक ग्रोथ को बढ़ने देती है, क्योंकि उसका ख्वाब यही होता है कि गवर्नमेंट का ख्वाब यही होता है कि उसकी कंट्री की जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े, जीडीपी हर साल बढ़ता चला जाए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी मेरी बातें। आगे है गवर्नमेंट्स एम टू प्रिवेंट। अब गवर्नमेंट का क्या मकसद होता है? एम टू प्रिवेंट एनी डिक्रीज इन नेशनल आउटपुट, फिर वही बात जीडीपी की बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट का मकसद होता है कि वो प्रिवेंट करें एनी डिक्रीज इन नेशनल आउटपुट, यानी अगर जीडीपी में कमी आ रही है तो इससे बचें। जीडीपी एक साल ज़्यादा थी, 1 अरब की थी, अगले साल आधे अरब की हो गई है, तो ये कम हो रही है ना, जीडीपी कम हो रही है, तो गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेगी कि उस कम जीडीपी, यानी जीडीपी कम होना स्टार्ट हो गई है तो वो उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम जो है ना, हम तो गरीबी की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसा चाहता है कि हमारी इनकम, पहले हमारा जीडीपी ज़्यादा था, हमारी इनकम ज़्यादा थी और अब जो है ना हम गरीबी की तरफ जाएं? कोई भी ऐसा नहीं चाहता। फिर वो इंसान कोशिश करता है कि मेरी इनकम बढ़े, कहीं ना कहीं से हाथ पाँव वगैरह मारता है। इसी तरह गवर्नमेंट भी फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाती है ताकि उसकी जो नेशनल आउटपुट है, जीडीपी है, वो अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसे इंक्रीज़ किया जाए। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम टू प्रिवेंट एनी डिक्रीज़ इन नेशनल आउटपुट, ये मैंने समझा दिया। टू अवॉइड, वो क्यों ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट का क्यों जो जीडीपी उसका कम हो रहा है तो वो उसे प्रिवेंट क्यों करती है? टू अवॉइड सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बचा जा सके, सच एज हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब आपका जीडीपी कम होगा ना, आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, यानी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब जीडीपी डिक्रीज़ होगा तो बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाएगी, लो इनकम, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, लो प्रॉफिट फॉर फार्म, जो फार्म्स होंगी उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा, एंड लो इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स कम इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेसेस में। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगे ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये किस वजह से आ रहे हैं? जब जीडीपी कम हो रहा होता है, और गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि जीडीपी को कम ना होने दे। अगर जीडीपी कम होगी तो फिर ये वाले प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, बेरोज़गारी फैल जाएगी, लोगों को पैसा कम होगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगी, फार्म्स जो हैं उनको प्रॉफिट कम मिल रहा होगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस डर से कि हमें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आगे है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कैन बी अचीव, उसे अचीव किया जा सकता है इन लॉन्ग रन व्हेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है लॉन्ग टर्म में तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। द इंटरेक्शन बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस लेवल। अब ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक ग्राफ यहाँ मैं बना नहीं सकता, आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी मैंने पढ़ाया था, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं बना लेता हूँ, यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड का होता है, इधर एग्रीगेट सप्लाई का होता है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्राइस होगी ना, ये यहाँ पे ये हमारी टोटल जीडीपी होगी, टोटल जीडीपी की वैल्यू होगी, और यहाँ वो यूनिट्स होंगे, क्योंकि इधर हमने प्राइस बतानी है, इधर टोटल यूनिट्स बताने हैं ना, तो इधर टोटल यूनिट होंगे, मतलब हम 1 करोड़ यूनिट्स, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे साल के अंदर, ठीक है ना, और उस 1 करोड़ यूनिट की प्राइस कितनी है? 1 अरब रुपए है, यानी हमारा जो जीडीपी है वो 1 अरब है, और जो यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 1 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला जाता है, एग्रीगेट जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ समझ आ गया होगा। ये मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, शायद आगे आने वाले चैप्टर में शायद गालिबन मुझे नहीं लगता कि इसका जिक्र है, देखेंगे अगर इसका जिक्र डिटेल में आया तो फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने की। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है ना आपको, इसके फार्मूले क्या हैं, फिर इसको कैलकुलेट करने के 3 अप्रोचेज़ होती हैं, उन 3 अप्रोचेज़ को पढ़ना, फिर इसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं होती,
वो भी होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, फिर एक आगे जीएनपी आ जाती है, फिर एनएनपी आ जाती है, फिर पर्सनल इनकम आ जाती है, फिर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ जिक्र आएगा तो वहाँ इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखें, जीडीपी मतलब एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू लगाना वो जीडीपी होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। अब इकोनॉमिक गवर्नमेंट चाहती है कि जीडीपी डिक्रीज़ ना हो। जीडीपी अगर डिक्रीज़ होगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, लोगों को प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे, तो ये नुकसानात होंगे। इस नुकसानात, क्योंकि गवर्नमेंट इन नुकसानात को फेस नहीं करना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि जीडीपी डिक्रीज़ ना हो, जीडीपी बढ़े, हर साल बढ़े, हमारा कंट्री हर साल अमीर होता चला जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी मैंने यहाँ पे ज़िम्नन जिक्र किया था इन्फ्लेशन का, कि गवर्नमेंट ये तो चाहती है कि उसका जीडीपी बढ़े, लेकिन ये नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन भी बढ़े। जब जीडीपी बढ़ता है तो साल इन्फ्लेशन की एक बीमारी लग जाती है, तो उस बीमारी पे कंट्रोल करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना कि जीडीपी पे कंट्रोल करना होता है। जीडीपी तो गवर्नमेंट चाहती है बढ़े, इन्फ्लेशन ना बढ़ने पाए। तो डिफरेंट मेजर्स गवर्नमेंट लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी हम कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन को मतलब कंट्रोल करना है। वैसे इन्फ्लेशन एक अलग टॉपिक है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इससे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या, हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ। हर कंट्री ये चाहती है, हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी इकॉनमी ग्रो करे, यानी उसका रियल जीडीपी बढ़े, ठीक है ना। दूसरा वो ये चाहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, इसलिए उसने लाया कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसे CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इज़ यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट। जो इन्फ्लेशन रेट है उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स यूज़ होता है, एक फार्मूला यूज़ होता है, ऐसे समझें, उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इधर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आगे कहीं आई तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद करें कि इन्फ्लेशन को जो फार्मूला मेजर करता है, जो इंडेक्स मेजर करता है, उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, कि कितनी इन्फ्लेशन है इस साल। अभी मेरे ख्याल में हमारे कंट्री में 30% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, जो कि पिछले साल मेरे ख्याल में 12% थी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन, कई इन्फ्लेशन को तो समझें, इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन अकर व्हेन देयर इज़ कंटिन्यूअल राइज इन द प्राइसेस लेवल। जब चीज़ों की प्राइस, ये प्रोडक्ट्स की प्राइस, सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और कंटिन्यूअल, ये नहीं कि एक दो बार। एक मोबाइल है जो वैसे उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है ना, फिर कुछ दिन बाद उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो कंटिन्यूअल राइज नहीं है, यानी कंटिन्यूअस। यानी एक चीज़ है वो पहले 100 रुपये की थी, फिर 150 की हुई, फिर 200 की हुई, फिर 250 की, 300, इसे कहते हैं कंटिन्यूअल राइज इन प्राइस, यानी कंसिस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है। ये नहीं है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। उसे कहते हैं जो है ना इन्फ्लेशन। यानी प्राइस लेवल, जो गुड्स है, सर्विसेज का सेलिंग प्राइस है, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। अब रिज़ल्ट क्या होता है अगर इन्फ्लेशन हो, यानी प्राइसेस बढ़ रही हो, तो उसका क्या रिजल्ट है? रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी जो इकॉनमी है वो अनसर्टेन हो जाती है, एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर फार्म टू जनरेट हाई प्रॉफिट। तो जो फार्म्स है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो प्रॉफिट कमाएं। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ आपको। चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, जो फार्म है वो रॉ मटेरियल परचेस करेगा तो उसे महंगा रॉ मटेरियल मिलेगा। जब महंगा रॉ मटेरियल मिलेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब उसकी इंक्रीज़ होगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजे के तौर पे, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हाउस होल्ड एंड वर्कर्स डिक्रीजेज बिकॉज एवरीथिंग बिकम मोर एक्सपेंसिव। इन्फ्लेशन में हर चीज़ महंगा होना स्टार्ट हो जाती है, यानी प्राइस बढ़ रही है, तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जब हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। लोग महंगी महंगी चीज़ें, यानी दुनिया के साथ वो नहीं चल पाते। ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन जो लग्जरी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वो नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर, इन्फ्लेशन इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बिकॉज इट लीड्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड वीकन्स परचेजिंग पावर। देखें, इन्फ्लेशन की जो है ना, एक ये डेफिनेशन है कि
कंटिन्यूअल या कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन ये है कि परचेजिंग पावर का डिक्रीज़ हो जाना। तीसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज़ हो जाना। इन्फ्लेशन की 3 डेफिनेशन है। आपके बुक वाले ने उसके अपने लिखने का एक तरीका है, उसने ये आइडेंटिफाई नहीं किया, उसने इसको डेफिनेशन बना दिया, वो एक्सप्लेनेशन में डाल दिया। अब 3 इसकी डेफिनेशन है। परचेजिंग एक डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी कि चीज़ों की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब वीकिंग परचेजिंग पावर यानी डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो रही है, ये भी इन्फ्लेशन होती है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ मिसाल के थ्रू, परचेजिंग पावर का डिक्रीज़ होना इन्फ्लेशन कैसे कहलाता है। देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपये है और 100, मैं छोटी मिसाल ले रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए। 100 रुपये का आप एक सूट परचेज़ कर लेते थे, ठीक है, एक सूट आ जाता था आपके। लेकिन अब जो है ना 100 रुपये में एक सूट नहीं आता, 150 रुपये का सूट हो गया मार्केट के अंदर। तो आपके पास तो 100 रुपये है ना, अब आप वो सूट परचेज़ कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। यानी आपकी परचेजिंग जो पावर है ना, किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने की जो पावर थी आपके पास पहले, वो आपकी कम हो गई है, वो कमज़ोर हो गई है, वो वीकन हो गई है। तो ये भी इन्फ्लेशन है, ये भी इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में। आप ये वाली डेफिनेशन लिखो, ये वाली लिखो, एक ही बात है। यानी डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, लोगों की जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है वो भी इन्फ्लेशन कहलाती है। दूसरा है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ होना, वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज़ हो जाना। ये कैसा? ये भी बिल्कुल उसी तरह है। यानी आपके पास 100 रुपये था, 100 रुपये में आप एक सूट परचेज़ कर सकते थे, अब आप 150 रुपये में एक सूट परचेज़ कर सकते हो। यानी वो जो 100 रुपये है अब उसकी वैल्यू कम हो गई है, अब आपको 150 रुपये चाहिए ताकि आप एक सूट परचेज़ कर सको। यानी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो रही है। तो वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज़ होना या परचेजिंग पावर का डिक्रीज़ होना, या फिर आप ये कहो कि प्राइसेस जो कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं उसका बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। ये तीनों तरीके हैं इन्फ्लेशन को डिफ़ाइन करने के, ठीक है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। दस द गवर्नमेंट्स डिज़ाइन कॉन्टीजेंसीज आर एमरजेंसी स्ट्रेटजीज टू मेंटेन प्राइस एंड वेज स्टेबिलिटी एंड अवॉइड दीज सर्कमस्टांसेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यहाँ मुदाखलत करती है। गवर्नमेंट ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाती है ताकि ये जो प्राइस बढ़ रही हैं ना बहुत ज़्यादा, ये बढ़ना कम हो जाए, ठीक है। फ्रीक्वेंटली हाई इन्फ्लेशन इज़ अकम्पेड बाय हाई अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जब इन्फ्लेशन ज़्यादा आएगी ना तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज एम्प्लॉयर डिसमिस एम्प्लॉयज़ टू मेंटेन प्रॉफिट एंड कंट्रोल कॉस्ट। अभी मैंने आपको मिसाल दी, जब चीज़ें महंगा होना स्टार्ट हो जाती हैं तो बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल भी महंगा परचेज़ करना पड़ता है। जब उसे महंगा परचेज़ करना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब उसकी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता, तो वो कुछ एम्प्लॉयज़ को फारिग करना स्टार्ट हो जाता है। यानी उसे कहता है कि आप जाओ, ठीक है ना, फायर कर देता है। तो जिन एम्प्लॉयज़ को वो फायर कर रहा है तो वो एम्प्लॉयज़ जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस तरह कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यानी जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर लो इन्फ्लेशन एंड स्टेबल प्राइसेस अलाउ फर्म इन अ प्राइवेट सेक्टर टू मैनेज देयर कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स। तो जो लो इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन बहुत हाई, इन्फ्लेशन ठीक है हो, यानी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ें लेकिन हाई नहीं होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि हर साल 5-10% के साथ इन्फ्लेशन हो रही, हर साल 20% के साथ इन्फ्लेशन यानी बढ़ती जा रही, इस तरह ना लो इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन लो हो और स्टेबल प्राइसेस हो, यानी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़े। 100 रुपये थी 105 रुपये प्राइस हो गया, यानी ये अफोर्डेबल है। यानी जो 100 रुपये की चीज़ खरीद सकता है वो 105 रुपये की भी ख़रीद सकता है। अब 100 से डायरेक्ट 150 पे आ जाओगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर लो इन्फ्लेशन है, स्टेबल प्राइसेस हैं, तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी कॉस्ट भी मैनेज कर लेते हैं, उनको प्रॉफिट भी हो रहा होता है, ठीक है ना, और कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं फैलती। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि ये गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इसमें हमने CPI की बात की और हमने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को समझा और फिर देखा कि इन्फ्लेशन के नुकसानात क्या होते हैं, अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो उसका क्या नुकसान होता है, ये हमने देख लिया। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल। हाई, अब गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि उसके कंट्री के अंदर ना फुल एम्प्लॉयमेंट हो, हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी ऐसा पर्सन ना हो कि जो बेरोज़गार हो, हर पर्सन को कोई ना कोई जॉब मिली होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो ये गवर्नमेंट का मकसद होता है। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, बड़ी अहम डेफिनेशन है, समझना। अनएम्प्लॉयमेंट विच रेफर टू प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन द वर्क फोर्स हु आर एबल टू वर्क एंड सर्चिंग फॉर अ जॉब बट कैन नॉट फाइंड वन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि वर्क फोर्स का वो हिस्सा जो काम करने की अहलियत रखता है और जॉब सर्च भी कर रहा है लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही। यानी दो काम होना लाजमी है, एक तो वो काम करने की अहलियत रखता हो, दूसरा काम को सर्च भी कर, यानी जॉब ढूंढ रहा हो, हंटिंग कर रहा हो जॉब की, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉयड शुमार होगा। अब मिसाल के तौर पे एक ऐसा पर्सन है जो जॉब करने की अहलियत ही नहीं रखता। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता कोई पर्सन डिसेबल है, यानी वो जॉब करने की अहलियत ही नहीं रखता किसी काम को करने की, तो वो अनएम्प्लॉयड शुमार नहीं होगा। अनएम्प्लॉयड वो होगा जो काम करने की अहलियत रखता है और जॉब भी सर्च कर रहा है लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही, तो वो अनएम्प्लॉयड होगा। अब आगे मिसाल के तौर पे ये देखते हैं दूसरा, ये मैंने समझा दिया, दो शर्तें, एक काम करने की अहलियत भी रखता हो, दूसरा जॉब भी सर्च कर रहा हो। अब दूसरे पे बात करते हैं, सर्चिंग फॉर जॉब। अगर मिसाल के तौर पे एक पर्सन है वो काम करने की अहलियत रखता है लेकिन जॉब सर्च नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसने PhD कर लिया है, वो अब पढ़ा सकता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसके पास अहलियत है लेकिन वो जॉब सर्च नहीं करता, उसका अपना रकबा है, वो अपने विलेज आके उसकी काश्तकारी स्टार्ट कर देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से वो वाबस्ता हो जाता है, मतलब जॉब सर्च ही नहीं कर रहा, तो वो भी पर्सन अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अहलियत तो रखता है जॉब करने की लेकिन जॉब को सर्च नहीं कर रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन शुमार नहीं होगा। अनएम्प्लॉयड वो पर्सन होगा जो अहलियत भी रखता है और सर्च भी कर रहा हो जॉब, लेकिन उसको जॉब ना मिल रही हो, लेकिन उसके पास जॉब ना हो, तब वो अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। अब आगे वो बता रहे हैं कैन बी काज्ड, अब ये बता रहे हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये इसकी क्या वजह होती है, क्यों मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कैन बी काज्ड बाय वेरियस इकोनॉमिक रियलिटीज़ सच एज फाइनेंशियल क्राइसिस और ऑटोमेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ रही होती है, GDP कम हो तो तब भी बढ़ रही होती है, अभी पीछे हम बढ़ भी चुके हैं। ऑटोमेशन का यहाँ उन्होंने क्यों जिक्र किया, जब से ये रोबोट्स आ गए, मशीनरीज आ गई है ना, पहले क्या होता था, मैनुअल काम होता था, तो लेबर इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं रहती थी, जॉब्स मिल जाती थी। जब से ये आ गया है ना, ऑटोमेशन आ गई है, मशीनरीज वगैरह काम कर रही हैं, तब से मैनुअल काम कम हो गया है, तो जो लोग मैनुअल काम कर रहे थे उनकी जगह ले ली मशीनरी ने, तो वो जो मैनुअल काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो ये वजह है, ये मेन वजह अनएम्प्लॉयमेंट की है। और भी वजूहत है, सिर्फ ये नहीं है, और भी वजूहत, जैसे इन्फ्लेशन का बढ़ना अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आता है, GDP का कम होना अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आता है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, आगे है एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इंक्रीज होगा, रिड्यूसेस द टोटल नेशनल आउटपुट एंड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर पेमेंट in order to financially assist and the unemployed and their families। अब मैं आपको ये सेंटेंस समझाता हूँ बड़ा डिटेल में। देखें, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से टोटल जो आपका GDP है, टोटल नेशनल आउटपुट, मैंने आपको बताया ये GDP होता है, तो GDP आपका डिक्रीज़ हो रहा होता है। देखो बिल्कुल सिंपल है, लोग जब अनएम्प्लॉयड होंगे, लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन कौन करेगा। अगर हम एज्यूम ये करते हैं कि ऑटोमेशन नहीं है, मशीनरीज नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ, तो प्रोडक्शन कौन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में ये लेबर ही प्रोडक्शन कर रही होती है ना, प्रोडक्ट्स बनेंगे तो GDP बढ़ेगा ना हमारा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से टोटल जो आपका GDP है वो कम हो रहा होता है। तो अब टोटल GDP कम हो रहा होता है, अब यहाँ गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। एक साइड से टोटल GDP कम हो रहा है, उधर से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो अब गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट के दो टूल्स होते हैं, एक या ऐसे जैसे आम हम पर्सन है ना, हम
कमाते हैं एक साइड से और दूसरी साइड पे खर्च करते हैं। यानी हमने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की, वहाँ से हमने पैसे कमाए और अपनी जो ज़रूरियात हैं, खाना पीना, उठना बैठना, घर का किराया वगैरह, वही हमारे अखराजात होते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट की एक इनकम होती है और एक साइड पे उसके खर्चे होते हैं। गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्सेस के थ्रू आती है। जब वो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है तो वो उससे इनकम जनरेट होती है, फिर उसको खर्च करती है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाए, यानी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है। किन पे? लोगों की मदद करने में। उनको जो है ना मिसाल के तौर पे उन्हें पेंशन वगैरह दे दिए, या वेलफेयर के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती है कि जिससे लोग जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं ये ना हो कि भूखे मर जाएं, यानी कम अज़ कम उन तक खाना तो पहुंचता रहे ना। तो गवर्नमेंट आवाम पे फिर खर्चा करना स्टार्ट कर देती है। कब करती है? जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट मुदाखलत करती है इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे वो बता भी रहे हैं कंसिक्वेंटली, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो फिर क्या होगा? कंसिक्वेंटली हायर टैक्सेस मे बी इम्पोज, यानी टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देगी क्योंकि उसने स्पेंडिंग अब ज़्यादा करनी है। टैक्स बढ़ाएगी ताकि ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा आवाम पे खर्च कर सकेगी ना। आवाम में से उन लोगों पे जो अनएम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड है वो तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है ना, उन्हें तो पैसा मिल रहा है। जो अनएम्प्लॉयड है उन पे खर्चा कर सके गवर्नमेंट, ठीक है ना। और है वन वे टू एड्रेस इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी एक ये भी तरीका है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही हो उसको कंट्रोल करने का, उसको एड्रेस करने का क्या तरीका है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है एजुकेशन में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ताकि जो लोग अनस्किल्ड हैं उनके अनस्किल्ड होने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिए गए हैं, वो स्किल्स हासिल कर लें और फिर उनको जॉब मिल जाए कहीं ना कहीं। कामयाब जवान प्रोग्राम जो इमरान खान ने चलाया था वो क्या था कि ये जो ऑनलाइन आजकल काम चल रहा है, ठीक है ना, इनमें जो है ना लोग स्किल्स सीख लें। गवर्नमेंट इस पर ख़र्चा कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है ताकि वो लोग सीख लें और फिर जो है ना अपनी स्किल्स को बेचें, ऑनलाइन काम करें और पैसे कमाएं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे डिफरेंट तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो कहते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में इसकी मज़ीद डिटेल आएगी, तो हम इसकी मज़ीद डिटेल उधर ही पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये इतना काफ़ी है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, तमाम लोगों के पास जॉब होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर जो है ना गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेती है ताकि वो एम्प्लॉयड हो जाएं। आगे है स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? मोस्ट कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट देयर गुड एंड, ये बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अहम है। मोस्ट कंट्रीज़ एक्सपोर्ट देयर गुड एंड सर्विसेज ओवरसीज़ एंड रिसीव इनकम। बहुत सारे जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी चीज़ें मुल्क में बना के ना बाहर भेजते हैं बेचने के लिए, बनाते अपने मुल्क में या बाहर भेजते हैं, वो एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं। और उसके बदले क्या आता है? रिसीव इनकम, उसके बदले उनको पैसा आता है, यानी ये गुड बाहर भेजेंगे बेचेंगे तो पैसे आएंगे। एंड इन्वेस्टमेंट फ्राम फॉरेन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी गुड बना के अपने मुल्क के अंदर बना के उसे बाहर भेजते हैं और पैसा आता है। पैसा आने का एक और भी तरीका है, बाहर के कंट्री के लोग ना हमारे कंट्री के अंदर आके बिज़नेस करें। जैसे एप्पल का जो बिज़नेस है उसकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? उसकी प्रोडक्शन चाइना में हो रही है। एप्पल वाले चाइना में आके, ये इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शायद आगे कहीं आए, FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी एप्पल की कंपनी ने चाइना में क्या की? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ की लेबर सस्ती थी, वहाँ अब वो अपने मुल्क की करेंसी यानी डॉलर कहाँ लेके आ गया? चाइना में लेके आ गया। तो पैसे आने के, बाहर से मुल्क से पैसे आने के दो तरीके होते हैं, या तो हम अपनी गुड बना के बाहर भेज रहे हैं और वहाँ से पैसा आ रहा है, या तो फिर बाहर का जो बंदा बैठा है ना वो हमारे मुल्क में आके बिज़नेस कर रहा है, तो वो अपने मुल्क की करेंसी हमारे मुल्क में ले आएगा ना। तो बाहर की करेंसी के आने के दो ज़रिए आपने समझ लिए, और भी ज़रिए हैं लेकिन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये दो तरीक़ों से पैसा आ रहा है हमारे पास। अब आगे वो कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ के दरमियान इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है ना उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्री, यानी हमारे मुल्क से कितना डॉलर
बाहर गया है अमेरिका में और कितना डॉलर आया है, यानी कितना डॉलर हमने दिया है और कितना आया है हमारे पास, इस सब का रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इनवर्ड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फार्म्स, इनवर्ड यानी बाहर, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी फॉरेन की जो कोई कंपनी है, कोई बिजनेसमैन है, वो हमारे कंट्री में क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस लॉन्च करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इनवर्ड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फार्म्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक फार्म्स टू अदर कंट्रीज रिजल्ट इन न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी एंड हायर इनकम। जब लोग हमारे मुल्क में आके बिज़नेस करते हैं या हम अपनी गुड बना के बाहर भेजते हैं, तो उसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है। कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। अब बाहर का जो पर्सन है वो अगर हमारे मुल्क में आके बिज़नेस कर रहा है, तो वो फैक्ट्री वगैरह कोई चीज़ लगाएगा, तो वो बंदे तो उसने यहीं के रखने हैं ना, ठीक है, मेन कंट्रोल उसके पास होगा, अपने कंट्री से भी कुछ लोग ले आएगा, लेकिन बाकी लेबर तो हमारे कंट्री की यूज़ होगी ना। तो हमारे कंट्री में जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो उन्हें जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। दूसरा एक ये बता दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात, एंड एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक फार्म। और अगर हमारे मुल्क की जो कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्ट बना के बाहर भेजती हैं, अपने कंट्री में भी वो बेच नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा गुड्स बना के मुल्क से बाहर जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वो जो ज़्यादा गुड्स बना रही हैं, वो जो ज़्यादा गुड्स बना रही हैं, वो क्या हो रहा है, उसके लिए लेबर चाहिए होगी, और लेबर को जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन करेंगे तो अनएम्प्लॉयड लेबर एम्प्लॉयमेंट, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। बात समझ आ रही है। अल्टरनेटिवली व्हेन द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, अब बैलेंस ऑफ, अब ये बीच में उसने एक बात बताई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करके बीच में एक और बात बता दी है, फिर दोबारा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ वापस आ रहा है। When cost of imports increases relative to exports, the balance of payments deficit occur। अब मैं ये आपको समझाता हूँ, बड़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सिनेरियो से आपको समझाता हूँ, आपको बड़े मज़े से समझ आ जाएगा। देखें, जितने डॉलर हमारे पास आए हैं ना, आए क्यों हैं, उसके दो तरीके ये इसने बताए, और भी तरीके होते हैं, लेकिन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं तो हम दो तरीके, यानी आपने गुड बनाए बाहर भेजे या बाहर के लोग ने आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट की, इन दो तरीक़ों से डॉलर आपके पास आ गया, ये पैसा कैश इनफ्लो हुआ है, यानी आया है। अब आउटफ्लो होने का भी एक तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो भी यही दो तरीके हो सकते हैं, यानी बाहर के कंट्री की चीज़ें अगर हम अपने मुल्क में मंगवाते हैं, यानी बाहर के कंट्री में रही हैं, लेकिन हम उसे अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं, तो हमें पैसे तो देने पड़ेंगे ना, और पैसे इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, यानी हम पैसे दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर हमारे कंट्री के लोग बाहर किसी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्हें भी तो, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, तो हमें डॉलर में वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी हमारे पास डॉलर होने चाहिए। तो एक साइड से डॉलर आ रहे हैं, एक साइड से डॉलर जा रहे हैं। अब अगर जितने आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं जितने हमसे जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी हमारे पास ज़्यादा डॉलर है, यानी हमारे पास जो आ रहे हैं डॉलर वो 1 अरब है, और हमारे पास से जो जा रहे हैं हमारे कंट्री से वापस डॉलर वो आधा अरब है। तो ये हम, यानी हमारे पास अब ज़्यादा डॉलर है, यानी आधा डॉलर जो है आधा अरब जो है वो हमारे पास सरप्लस है, यानी हम 1 अरब लेते हैं डॉलर और आधा अरब हमारे मुल्क से जाता है, ठीक है ना। तो आधा अरब जो है वो सरप्लस है, उसे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कम है, लेकिन जो जा रहा है वो ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आधा अरब पैसा आता है, यानी डॉलर हमारे पास आता है, और 1 अरब हमने देना होता है, 1 अरब मुल्क से बाहर जाना होता है और आधा अरब आना होता है, ठीक है। तो अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ना वो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। क्या? डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी हमारे पास जो पैसा आना है वो कम है, देना ज़्यादा है हमने। तो ये जो डेफिसिट अमाउंट है ये कहाँ से कवर करते हैं, ये फिर हम IMF की तरफ भागते हैं,
ठीक है ना। हम IMF को कहते हैं कि हमने पेमेंट्स ज़्यादा करनी है, हमारे पास पैसा कम आ रहा है, यानी मुल्क बाहर के मुल्क से डॉलर कम आ रहे हैं, लेकिन हमने पेमेंट ज़्यादा करनी होती है, तो आप हमें उधार दे दो आधा अरब या जो भी है। मैंने तो मिसाल आधे अरब के लिए, आधा अरब हमारे पास कम है, हमने 1 अरब की पेमेंट करनी है, हमें आधा अरब प्लीज़ आप जो है ना डॉलर दे दो। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन कंट्रीज। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कब होगा? जब कैश इनफ्लो ज़्यादा हो, आउटफ्लो कम हो, फॉरेन करेंसी का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कब होगा? जब कैश इनफ्लो कम हो और आउटफ्लो ज़्यादा हो। ठीक है। अच्छा, अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्टिंग इन लॉसेस इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी अगर डेफिसिट है तो इसका क्या मतलब है कि मतलब फॉरेन करेंसी हमारे पास कम है, हमने पेमेंट ज़्यादा करनी है, यानी कैश आया कम है, हमने देना ज़्यादा है। एंड डिक्रीज इन बिजनेसेस प्रॉफिट एज द डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिक्रीजेज इन रिलेशन टू इम्पोर्ट गुड एंड सर्विसेज। देयरफॉर द गवर्नमेंट्स endeavor to create and implement policies and action to avoid any possible symptoms that leads to a BOP। BOP मतलब बैंक ऑफ पंजाब नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, डेफिसिट। अब यहाँ गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। गवर्नमेंट कब मुदाखलत करती है? जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, यानी हमने पैसे आते हमारे कंट्री में कम है लेकिन हमने देने ज़्यादा होते हैं, तब गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। तब गवर्नमेंट जो है आपकी इम्पोर्ट्स पे टैक्स लगा देती है, टैरिफ लगा देती है। तो जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, तो इंपोर्ट्स आपकी कम हो जाएंगी, यानी आपको कम पैसे अब देने पड़ेंगे। जब इंपोर्ट पे टैक्स लग जाएंगे, एक्सपोर्ट पे नहीं लगाती, इंपोर्ट पे टैक्स लगा देती है। ठीक है ना। तो ये जब टैक्स बढ़ जाएगा तो फिर इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम होंगी तो फिर कम पैसे मुल्क से बाहर जाएंगे। वो आधा अरब जो आ रहा था, फिर आधे अरब की पेमेंट वो बराबर हो जाती हैं। ठीक है ना, और उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, न्यूट्रल बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब आपकी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बराबर हो जाए। अब वो ये आगे कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 8 में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, इस पे आना है चैप्टर। अब हम वापस आते हैं, क्या टाइटल था? स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यानी गवर्नमेंट की का जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसका ये मकसद होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उसकी स्टेबल होनी चाहिए। सरप्लस या फेवरेबल ठीक है, डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि पैसे हमारे मुल्क में कम आ रहे हैं, हमें देने ज़्यादा पड़े, तो फिर फंस जाती है गवर्नमेंट। ठीक है। अब बात आगे बढ़ाते हैं, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है? यानी कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कुछ के पास बहुत कम है। जैसे उसने मिसाल यहाँ पे दी हुई है, यानी एक के पास, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। तो ये पढ़ने के बजाय मैं आपको सरसी से बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जिक्र पार्ट 1 में हो चुका है। अमीरों से पैसा लेके गरीबों में दे दो, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगा दो, उनसे पैसा निकाल के गरीबों में तकसीम कर दो, ताकि इनइक्वालिटी ना रहे। यानी ये नहीं कि एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क, यानी एक पर्सन के पास 1 अरब रुपए और एक के पास 100 रुपये है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना, इसको ख़त्म। जिसके पास 1 अरब है उससे टैक्स लगा के किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट ले लेती है, मुदाखलत करती है, गवर्नमेंट ले लेती है और फिर उन लोगों पे खर्च करती है जिनकी इनकम कम होती है। अच्छा, आगे है सस्टेन्ड प्रोटेक्टिव पॉलिसी टूवर्ड्स नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए, पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना एक तमहीदी बात मैं करता हूँ। एक टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है और हॉट चैलेंज है इस टाइम दुनिया का, वो है क्लाइमेट चेंज। अब वो है क्या, थोड़ी सी उसकी बेस बताता हूँ, फिर ये जो पैराग्राफ है आपको फटाफट समझ आ जाएगा। देखें, हमारे इस जो इन्वायरमेंट है, ज़मीन के ऊपर जो इन्वायरमेंट है, ये हवा जो है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ख़ास अमाउंट है। अब वो कार्बन, अब सूरज की शुआएं जब इस सरफेस यानी इन एटमॉस्फेयर में आती हैं, इस इन्वायरमेंट में आती हैं, तो सूरज की शुआओं ने ना इस ज़मीन को टकराना होता है और फिर वापस चले जाना होता है स्पेस में। यानी जहाँ से स्पेस से आ रही हैं, टकरा के फिर इसने वापस चले जाना है। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है ना, वो बढ़ती जा रही है।
हर साल बढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सूरज की शुआएँ आती हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वो इधर ही रह जाती हैं, वो वापस नहीं जाती। वो क्यों नहीं वापस जाती? क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की और मीथेन की और वाटर वेपर्स की, इनकी अमाउंट बढ़ती जा रही है। इनकी अमाउंट बढ़ने की वजह से सूरज की शुआएँ यहाँ आती हैं, तो वो यहीं सर्कुलेट ज़मीन के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। बजाय इसके कि वो वापस जाएं, उनको वापस जाना था, उनके लिए बेहतर था वापस जाते हैं, और हमारे लिए भी बेहतर था वो वापस चली जाती, लेकिन वो वापस नहीं जा रही, वो इसी एटमॉस्फेयर में घूम रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि हमारे जो ज़मीन का टेम्परेचर है ना वो हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सूरज की शुआएँ आई हैं, वो वापस चली जाती हैं, तो ठीक था, वो इधर रुक गई है, रुकी हैं, तो फिर उसकी वजह से हमारे जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है वो, उसका जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, शदीद गर्मियाँ पड़ती जा रही हैं, और जो ग्लेशियर है, जो ऐसे ग्लेशियर जो सारा साल बर्फ़ के रहते थे, वो अब पिघलते जा रहे हैं। तो ज़मीन की जो समंदर की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है। समंदर की जो सतह है वो हर साल बुलंद होती जा रही है, और अगर इसी तरह समंदर की सतह हर साल बुलंद होती रही तो जो है ना 100-200 साल के बाद पूरी ज़मीन जो है ना पानी में डूब जाएगी। ठीक है ना। और ज़मीन की सतह क्यों, समंदर की सतह क्यों बुलंद हो रही है? क्योंकि जो जो ग्लेशियर थे, जो सारा साल बर्फ़ जमे रहते थे, वो पिघल रहे हैं। पिघलेंगे, जब पानी पिघलता है तो वो अपना उसका एरिया ज़्यादा कवर करता है ना। अगर वो जमा हो तो फिर उसका वॉल्यूम कम होता है, और अगर वो पिघल जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे, ये तो मैंने आपको मिसाल दी है ना इसकी, पानी की सी लेवल बढ़ रहा है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है ना। ऐसे फसलें जो नॉर्मल टेम्परेचर में होती हैं वो अब नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्लाइमेट चेंज है। अब यहाँ पे बात हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की। कार्बन, अब सवाल ये पैदा होता है कि नेचर की तरफ से जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में था वो था, लेकिन वो बढ़ क्यों रहा है? वो बढ़ रहा है हमारी फैक्ट्रीज़ की वजह से। हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें हम क्रूड ऑयल का यूज़ करते हैं, और वो जो क्रूड ऑयल है, ये पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। और इन्वायरमेंट में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए नेचर की तरफ से थी, खुदा की तरफ से, वो बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। और उसके बढ़ने की वजह से सूरज की शुआएं जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो वो वापस नहीं जाती, इधर ही रुक जाती हैं, और हमारा जो ज़मीन है वो गर्म होती जा रही है, हर साल गर्म होती जा रही है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लाइमेट चेंज समझ आ गया होगा। मेरा थीसिस भी इसी के ऊपर था। अच्छा, इन एडिशन टू 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस अबव, गवर्नमेंट्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में जो डैमेज आ रहा है उस हवाले से भी गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हर कंट्री के गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो नेचुरल डिज़ास्टर को एड्रेस करे, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान आ रहे हैं उन पर कंट्रोल करें, एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स। Significant portions of the government national budget are often dedicated to countering the effects of climate change. क्लाइमेट चेंज के जो असरात पड़ रहे हैं कंट्री के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक बजट मुख्तस करती है। ठीक है ना। फ्यूचर जनरेशन विल हैव higher chances of achieving sustainable economic growth if natural habitat and resources are conserved and protected. देखें, ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ है ना, सस्टेनेबल, इसका ये मतलब होता है कि आप सारे रिसोर्सेज यूज़ ना कर लो, इस यानी खुदा की तरफ से जो फ्री गिफ्टेड चीज़ें हैं वो सारी अभी इस्तेमाल ना कर लो, आने वाली नस्लों के लिए भी उसे बचा के रखो। मिसाल के तौर पे ज़मीन के नीचे जो ऑयल निकल रहा है वो आखिर लिमिटेड है ना कभी तो उसने ख़त्म होना है। अब सस्टेनेबल ग्रोथ ये है कि ठीक है आप ग्रो करो, आप वो ऑयल निकालो, उसका फ़ायदा है, लेकिन इतना ना निकालो कि आने वाली नस्लें वो हमें गालियाँ दें, फिर वो सारा थे हमारे लिए कुछ बचा के नहीं गए, हालांकि फ्री गिफ्टेड था, खुदा ने सबके लिए दिया था। तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर सम टाइम अंडर माइंड हाउएवर बाय देयर नीड टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्री, ऑल ऑफ विच में कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो।
आजकल जो है ना ये ग्रीन जो है ना ग्रीन मार्केटिंग चल रही है और ग्रीन बैंकिंग चल रही है, वो क्या है, वो ये है कि बजाय इसके कि आप अपनी फैक्ट्रीज़ में क्रूड ऑयल यूज़ करो, आपने आपको लाइट चाहिए ना, सोलर लगा लो। आपको लाइट चाहिए, पानी से पैदा कर लो लाइट। यानी क्रूड ऑयल का यूज़ कम करो। क्रूड ऑयल का ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो फिर तो क्लाइमेट चेंज आएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े, आप किसी और तरीके से यूज़ करके अपना जनरेटर चला लो, अपने लाइट पैदा कर लो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का क्या मकसद होता है, सस्टेन प्रोटेक्टिव पॉलिसी टुवर्ड नेचुरल इन्वायरमेंट, या नेचुरल इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स नेचुरल इन्वायरमेंट वो प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ बनाती है, सस्टेन प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़, ठीक है ना। तो ये हमने 6 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, बड़ी डिटेल में पढ़े हमने इन्हें, ठीक है ना। ये इस वजह से डिटेल में पढ़े क्योंकि ये बुनियाद थी, आगे बार बार इनका जिक्र आना है। अब आगे जो आपके टॉपिक्स होंगे वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा सही, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये देखो अब ये भी 50 मिनट का लेक्चर हो गया, सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं हमने। ठीक है जी, अब अगले पार्ट में इस चैप्टर का बाकी हिस्सा आपके पास आ जाएगा।